दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन टॉपिक की बात करते हैं सेल व बैटरी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों अपना वो है सेल और बैटरी। गुड इवनिंग दोस्तों, इसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। इसी इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। आज अपन बात करेंगे, आज का टॉपिक है सेल एंड बैटरी। तो आज का अपना टॉपिक है सेल एंड बैटरी दोस्तों। सेल और बैटरी की बात करें दोस्तों तो सेल एंड बैटरी क्या होता है, जैसा कि आपको पता है सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेल क्या होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं दोस्तों। वैसे तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपन ये इसकी क्लास फर्स्ट है सेल एंड बैटरी की। इसमें अपन विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत विश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे। सेल एंड बैटरी क्या होता है, वह है डिवाइस से, पहले सेल के बारे में थोड़ा सा देख लें। वह है डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसमें बदलती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वह डिवाइस जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं। और सेलों के समूह को अपन क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना था पार्ट का इंट्रोडक्शन, सेल बैटरी क्या है। अब अपन बात करते हैं इसका जो पहले टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले सेल बैटरी में अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पहला टॉपिक है इसका। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसकी अपन बात करते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों ये क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? जब किसी अपन इसके अंदर क्या भरा रहता है? घोल भरा रहता है। ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर क्या है दोस्तों? घोल होता है, जिसे अपन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। किताबी भाषा में घोल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। और इलेक्ट्रोलाइट को अपन निम्न भाषा में कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को निम्न भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत विश्लेषण। विद्युत विश्लेषण क्या कहते हैं? विद्युत विश्लेषण, विद्युत विश्लेषण इलेक्ट्रोलाइट को। और ये जो क्रिया है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये अपन देखते हैं। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट या घोल में अपन, ये कैथोड या एनोड जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इनकी भी अभी बात करते हैं। जब किसी चालक घोल में, कैसा घोल है ये? चालक। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? सेल बैटरी के अंदर चालक होता है। और दोस्तों अकार्बनिक प्रकृति का चालक होता है। कैसा चालक होता है? अकार्बनिक प्रकृति का चालक होता है। जिनमें कार्बन होता है ना, अकार्बनिक चालक होता है। अकार्बनिक प्रकृति का चालक है। कैसा तेल है, कैसा घोल है? अकार्बनिक प्रकृति का होता है और चालक होता है ये घोल। इसकी भी अपन बात करेंगे क्या क्या विशेषता होती है। तो जब किसी चालक द्रव्य में या चालक घोल में करंट दिया जाए, तो जब किसी चालक घोल में अपन करंट देते हैं दोस्तों, तो ये घोल किस में बढ़ जाता है? आयंस में। घोल किस में बढ़ जाता है? आयंस में विभाजित हो जाता है, प्लस माइनस में। किस में विभाजित हो जाता है? प्लस माइनस में। तो जब किसी चालक द्रव्य में या चालक घोल में करंट देने पर घोल प्लस माइनस में बढ़ जाता है या आयंस में बढ़ जाता है। इस क्रिया को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव या इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम कहते हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि जब किसी घोल में अपन करंट दें दोस्तों, तो वह चालक घोल किस में बढ़ जाए, आयंस में बढ़ जाए, तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। घोल में विद्युत धारा देने पर घोल का आयंस में बढ़ना की क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। घोल के आयंस में बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और जिस घोल में करंट देते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जिनके द्वारा करंट देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिन वस्तुओं के द्वारा करंट देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जिस पात्र में घोल भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वोल्टामीटर कहते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की परिभाषा, उसके बाद एक एक करके इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, चालक घोल, वोल्टामीटर क्या होता है, आयंस क्या होता है, इन सब के बारे में अपन इसके रासायनिक जो क्रिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया के सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन परिभाषा लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया क्या है, विद्युत अपघट्य या विद्युत विश्लेषण या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघट्य या अपघटन या विद्युत अपघट्य या विद्युत विश्लेषण, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत विश्लेषण। ये सब एक ही चीज का नाम है, किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का दोस्तों। किसका नाम है, इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम है। तो अपन बात करते हैं जब चालक घोल की बात करेंगे, चालक घोल ही आयन में बटेगा दोस्तों। अभी बात करेंगे जब किसी चालक घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो घोल आयंस में बढ़ जाता है। घोल किस में बढ़ जाता है, आयंस में बढ़ जाता है। इस क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं दोस्तों। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस क्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब किसी चालक घोल में करंट दें और घोल आयंस में बढ़ जाए। आयंस क्या होते हैं दोस्तों, आयंस होते हैं प्लस माइनस। घोल का आयंस में बढ़ना, प्लस माइनस में बढ़ने की क्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है दोस्तों। और जो घोल होता है, चालक जो घोल होता है, चालक द्रव होता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिस घोल में करंट देते हैं, जो घोल होता है दोस्तों जिसमें अपन करंट प्रवाहित करते हैं, घोल से इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या विद्युत विश्लेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विश्लेष्य भी घोल को अपन कहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत विश्लेषण भी अपन घोल को कहते हैं। आगे अपन देखते हैं दोस्तों, इससे नेक्स्ट बात करते हैं
अब आगे अपन इसके टर्म देखते हैं दोस्तों, एक एक टर्म देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं पहले कि गोल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले गोल की बात करें या इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जो गोल है वो कैसा होना चाहिए, बिजली का चालक होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित परिभाषा देखते हैं अपन। सबसे पहले गोल की बात करें तो गोल कैसा होना चाहिए, चालक। चालक गोल होगा तब चालक गोल में से करंट प्रवाहित होगा। चालक गोल में से करंट प्रवाहित नहीं होता तो चालक गोल कौन सा होता है, H2SO4 है, तनु H2SO4 है, या अम्लीय या जो क्षारीय घोल होते हैं। गोल कैसा होना चाहिए, चालक। तो चालक घोल कौन से होते हैं, H2SO4, अम्लीय पानी, क्षारीय पानी, इस प्रकृति का कोई घोल है तो वो कैसा होता है, चालक घोल होता है। तो चालक घोल में से ही करंट प्रवाहित होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, चालक घोल को कहते हैं। किसको कहते हैं, चालक घोल को कहते हैं। दूसरी अपन बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, एक कार्बनिक प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है दोस्तों, अपन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट या घोल, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं अपन। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, एक तो चालक घोल होना चाहिए, दूसरा अकार्बनिक प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है दोस्तों, अकार्बनिक प्रकृति का होता है। ट्रांसफार्मर का तेल कार्बनिक प्रकृति का होता है, इसलिए उसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता। ये कैसा होता है, अकार्बनिक प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रोलाइट घोल कैसा होता है दोस्तों, अकार्बनिक प्रकृति का होता है। दूसरा जो बात करें कि जो बैटरी का या सेल का जो घोल है उसका ताप गुणांक की बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में जो इसके ताप गुणांक होता है घोल का, तो घोल का ताप गुणांक कैसा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। कैसा होता है, ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है बैटरी के घोल का। आगे बात करें दोस्तों, इसमें जब सेल डिस्चार्ज होता है, इसमें जब अपना कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में जब सेल डिस्चार्ज होता है तो अपना जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। और जब सेल चार्ज होता है दोस्तों, सेल चार्ज होता है तो अपना प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। अर्थात घोल कैसा रहता है, परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। घोल का कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध कैसा होता है, परिवर्तनीय प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रोलाइट की ये भी एक गुण है, इलेक्ट्रोलाइट का परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। कैसा प्रतिरोध होता है दोस्तों, परिवर्तनीय आर होता है, मतलब परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है दोस्तों, परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। इलेक्ट्रोलाइट परिवर्तनीय प्रकृति का होता है, इलेक्ट्रोलाइट का परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। इलेक्ट्रोलाइट का परिवर्तनीय आर होता है दोस्तों, परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है, क्योंकि सब सेल डिस्चार्ज होता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और सेल जब चार्ज होता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट परिवर्तनीय प्रतिरोध प्रकृति का होता है दोस्तों। अब अपन बात करें, ये तो बात हुई अपनी घोल की दोस्तों। अब अपन जब घोल में अपन करंट दे रहे हैं, ये जो घोल भरा हुआ है चालक घोल है। कैसा घोल है दोस्तों, चालक घोल। तो चालक घोल में करंट कभी प्रवाहित नहीं होगा। तो जब अपन इसमें करंट दे रहे हैं, तो जो करंट दे रहे हैं तो करंट देने पर घोल किस में बट रहा है, आयंस में बट रहा है दोस्तों। किस में बट रहा है, आयंस में, प्लस माइनस में। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, अपनी इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। और जो ये घोल है, इस घोल को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अपन ने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अभी अध्ययन किया है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट चालक द्रव्य होता है, एक चालक घोल होता है जिसमें से करंट प्रवाहित होता है, उसे वह चालक द्रव्य जिसमें करंट प्रवाहित होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं या घोल कहते हैं। और ये अकार्बनिक प्रकृति का होता है, इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। और ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों, परिवर्तनीय होता है। अब अपन बात करें इलेक्ट्रोडों की। इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, अब इलेक्ट्रोडों की बात करें दोस्तों अपन, इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो जो अपन बैटरी के अंदर इस घोल में जिन टर्मिनलों से करंट प्रवेश करता है, जिनसे बाहर निकलता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों,
इलेक्ट्रोड कहते हैं धातु की वे छड़ें, धातु की वे दो छड़ें जिनसे करंट, घोल से क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिनसे करंट, घोल लिख लो, यहाँ पे घोल लिखना चाहते हो या इलेक्ट्रोलाइट लिखना चाहते हो इलेक्ट्रोलाइट लिख लो दोस्तों, एक ही बात है। धातु की वे छड़ें जिनसे करंट घोल या इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करता है तथा बाहर निकलता है, उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड अपने दो प्रकार के होते हैं। धातु की वे छड़ें जिन्हें घोल में डुबोया जाता है या बाहर निकाला जाता है, जिन्हें घोल में डुबोया जाता है और जिनसे करंट घोल में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और अपने दो इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड, दूसरा कौन सा होता है? कैथोड। एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एनोड से प्लस कहते हैं, कैथोड से माइनस कहते हैं। एनोड से क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं, और कैथोड से क्या कहते हैं दोस्तों? माइनस कहते हैं। एनोड से करंट बाहर निकलता है, एनोड से करंट कहाँ निकलता है? बाहर। तो वो इलेक्ट्रोड जिससे करंट बाहर जाता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। और कैथोड से करंट प्रवेश करता है, तो जिस इलेक्ट्रोड से करंट घोल में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं अपन? कैथोड कहते हैं। तो एनोड से करंट बाहर निकलता है और कैथोड से करंट अंदर जाता है दोस्तों। अब आगे अपन इसी क्रम में आगे बात करें दोस्तों। अब बात करते हैं आयंस की। आयंस क्या होते हैं? तीसरी चीज अपन ने पढ़ी, जब घोल में करंट दिया जाए तो ये क्या था? ये इलेक्ट्रोलाइट था, घोल था। घोल या इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अपन पढ़ लिया। घोल कैसा होना चाहिए? चालक द्रव होना चाहिए, कार्बनिक प्रकृति का होना चाहिए, उसका परिवर्तनीय प्रतिरोध होना चाहिए, ताप गुणांक क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। उसके बाद ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। ये एक पात्र होता है वोल्टामीटर जिसमें घोल भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद है आयंस। जब करंट दे रहे हैं तो घोल किस में विभाजित हो रहा है? आयंस में। तो अब देखते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस की बात करते हैं। आयंस क्या होते हैं दोस्तों? अब देखते हैं अपन आयंस क्या होते हैं। आयंस इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान घोल में उत्पन्न प्लस माइनस आयंस कहलाते हैं। घोल में उत्पन्न प्लस माइनस क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान घोल में उत्पन्न आयंस क्या कहलाते हैं? घोल में उत्पन्न प्लस माइनस क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं दोस्तों। अब जब अपन इस घोल में करंट देते हैं दोस्तों, तो एक एनोड, तो एनोड से प्लस कहते हैं, कैथोड से अपन माइनस कहते हैं। तो जब अपन इस घोल में करंट देंगे तो ये घोल आयंस में बढ़ जाएगा। किस में बढ़ जाएगा? आयंस में बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इसके पास में जो इकट्ठे होंगे, जो एनोड की तरफ जो आयंस इकट्ठे होंगे या एनोड की तरफ जाने वाले आयंस को अपन कहते हैं कैथोड आयन या ऋणात्मक आयन कहते हैं। एनोड की तरफ जाने वाले आयंस को ऋणात्मक आयन कहते हैं। भाई ये एनोड क्या है? प्लस है। तो प्लस की तरफ जो आयन जाएंगे कौन सा? विपरीत आवेश जाएगा, माइनस आयन जाएंगे। तो एनोड की तरफ जाने वाले आयंस को, एनोड की तरफ जाने वाले आयंस को, एनोड की तरफ जाने वाले आयंस को ऋणात्मक आयन या ऋणात्मक आयन से क्या कहते हैं दोस्तों? या एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक आयन या एनायन
कहते हैं। ऐसे ही अब इधर जो ये माइनस चार्ज होता है कैथोड पे, तो माइनस के पास कौन से चार्ज आएंगे, प्लस चार्ज, तो इधर आएंगे जो क्या होंगे, प्लस, तो ये क्या है, कैथोड। तो कैथोड की तरफ जाने वाले आयंस को धनात्मक आयन या कैटायन कहते हैं, धनात्मक आयन या कैटायन कहते हैं। कैथोड की तरफ जाने वाले आयन को धनात्मक आयन या क्या कहते हैं दोस्तों, कैटायन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये हो गए आयंस, इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गए, वोल्टामीटर वो पात्र होता है जिसमें घोल भरा जाता है। अब अपन देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम। इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम क्या हैं और किसने दिए थे, और इलेक्ट्रोलाइसिस के उपयोग। इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम किसने दिए और इलेक्ट्रोलाइसिस के उपयोग, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम। इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दोस्तों फैराडे ने दिए थे। किसने दिए, फैराडे ने दिए। इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम किसने दिए, फैराडे वैज्ञानिक ने दिए थे। पहले नियम की बात करें, पहला नियम इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम फैराडे ने दिए। और इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे का जो विद्युत विश्लेषण का नियम है उसकी बात करें तो प्रथम नियम क्या है, ये जो पहला नियम है एक सेल पर लागू होता है, एक सेल पर लागू होता है। और ये नियम क्या कहता है दोस्तों, ये कोई सेल या बैटरी है और इसमें जब अपन करंट प्रवाहित करेंगे तो इसमें मुक्त आयन होंगे, ये दिए गए करंट के आवेश की मात्रा के समानुपाती होते हैं। ये जैसे कोई सेल है या ये घोल है सेल के अंदर, इसमें अपन करंट देंगे, तो जब घोल में करंट देंगे दोस्तों, आई प्रवाहित करेंगे, तो घोल में यहाँ पे आयंस मुक्त होंगे। क्या मुक्त होंगे, आयंस मुक्त मानी पैदा होंगे, आयंस मुक्त होंगे। जैसे सपोज एम आयंस मुक्त हुए, तो जब किसी चालक घोल में करंट दिया जाता है तो मुक्त हुए आयन की मात्रा एम दिए गए करंट की कुल मात्रा, दिए गए करंट की कुल मात्रा या दिए गए आवेश की मात्रा क्यू के समानुपाती होती है। दिए गए आवेश की मात्रा या घोल में प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। इसे इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम कहते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, क्या किया जाए, करंट प्रवाहित किया जाए, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट प्रवाहित किया जाए तो मुक्त हुए आयंस की मात्रा, मुक्त हुए आयंस की मात्रा, मुक्त हुए आयन की मात्रा एम दिए गए करंट, मुक्त हुए आयंस की मात्रा घोल में प्रवाहित आवेश की मात्रा, घोल में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यू के समानुपाती होती है। घोल में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यू के समानुपाती होती है दोस्तों। तो एम समानुपाती क्यू। पहला नियम क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का या फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम क्या है कि जब किसी घोल में
करंट दिया जाता है या करंट प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त हुए आयन की मात्रा घोल में दिए गए आवेश की मात्रा क्यू के समानुपाती होती है। कुल जो घोल में आवेश प्रवाहित हो रहा है उसके समानुपाती होती है। और दोस्तों चूंकि आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, तो यहाँ क्यू का मान रख देंगे तो एम समानुपाती क्या हो जाएगा, आई टी। तो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एम बराबर हो जाएगा जेड आई टी। और जेड क्या है, जेड यहाँ पे एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है जेड, रासायनिक तुल्यांक, जिसे कि अपन जेड सी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है जिसे कि अपन ECE कहते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं, ECE कहते हैं। अब यहाँ पे कई बार जेड की इकाई पूछी जाती है दोस्तों, तो जेड की इकाई क्या होगी, तो यहाँ से जेड बराबर निकालेंगे तो एम बराबर आई टी। ठीक है दोस्तों, जेड बराबर क्या निकलेगा, एम बराबर आई टी। और एक यहाँ से जेड बराबर निकालें अपन, इसको आई टी को क्यों लिख दें, एम बराबर क्यू आई टी लिख दें, तो यहाँ से सॉरी जेड क्यों लिख दें, आई टी को क्यों लिख दें, तो यहाँ से जेड बराबर दूसरा क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा एम बटे क्यू। जेड बराबर क्या हो जाएगा, एम बटे क्यू। तो एम इसमें किलोग्राम में नापेंगे, करंट को एम्पियर में नापते हैं, समय को सेकंड में। तो एक इकाई तो हो जाएगी विद्युत रासायनिक तुल्यांक की किलोग्राम एम्पियर प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति एम्पियर सेकंड। दूसरी इकाई हो जाएगी mg मिलीग्राम, और क्योंकि क्या है कूलाम, मिलीग्राम कूलाम। दूसरी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, मिलीग्राम कूलाम भी इसकी इकाई हो जाएगी। दूसरी इकाई क्या हो जाएगी, मिलीग्राम कूलाम। तो जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है इसकी दो इकाई हो जाएंगी, मिलीग्राम प्रति कूलाम या किलोग्राम प्रति एम्पियर सेकंड। तो ये दो इकाई इसकी हो जाएंगी। ये एक बार पूछा गया था प्रतियोगी परीक्षा में कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई क्या है। और ये फैराडे का पहला नियम है इलेक्ट्रोलाइसिस का। आशा करता हूँ ये समझ खाया होगा दोस्तों आपके। ठीक है, अब दूसरे नियम की बात करते हैं। पहला नियम एक सेल पर लगता है। अब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस के दूसरे नियम की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस का दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम में क्या है, दूसरा नियम बहुत सारे सेलों पर लगता है, बहुत सारे सेलों पे एक साथ लगाया जाता है। तो सेलों की मात्रा बहुत सारी होती है इसमें। 3 सेल ले लिए अपन ने, तीनों सेलों में ये घोल भरा है दोस्तों। दूसरा नियम, ये भी फैराडे ने दिया था। तो ये क्या है, ये जैसे इसमें बहुत सारे अपन ने 3 सेल ले लिए और तीनों सेलों में अपन जब करंट दें तो इसमें मुक्त हुए आयन की मात्रा क्या होगी, जब एम है मुक्त हुए आयन की मात्रा, तो ये किसके बराबर होगी, जेड आई टी के बराबर। ये किसके बराबर होगी, M1 बराबर जेड आई टी। M2 बराबर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड आई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये Z1 आई टी हो गया, इसमें जो हो जाएगा Z2 आई टी, इसमें हो जाएगा Z3 आई टी। मतलब वही है कि जब विभिन्न घोलों में करंट की समान मात्रा समान समय के लिए दी जाए। घोल कितने हैं, बहुत सारे घोल हैं दोस्तों, तो समान धारा समान समय के लिए विभिन्न घोलों में से दी जाए तो मुक्त हुए आयन की मात्रा M सभी घोलों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक ECE के बराबर होती है। तो विभिन्न घोलों में, विभिन्न घोल मतलब सेल बहुत सारे हैं, अनेक सेलों पर लगता है। दूसरा नियम में सेल क्या हो गए, अनेक सेलों पर लगता है, 2 से अधिक सेलों पर। तो विभिन्न घोलों में करंट की समान मात्रा समान समय के लिए दी जाए तो मुक्त आयन्स की मात्रा
विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। मुक्त हुए आयंस की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रिकल केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इसे, इसके समानुपाती होती है। जब सभी गोलों में समान धारा समान समय के लिए दी जाएगी दोस्तों, तो मुक्त हुए आयन की मात्रा विद्युत रासायनिक गोलों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? गोलों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे M1 समानुपाती हो गया Z1 के, M2 समानुपाती हो गया Z2 के, M3 समानुपाती हो गया Z3 के। तो अपन यहाँ से K बराबर निकालें तो K बराबर हो गया M1 बटे Z1, M2 बटे Z2, M3 बटे Z3। तो ये अपना K बराबर हो जाएगा दोस्तों। सभी गोलों का अपन K निकालें तो ये K बराबर हो जाएगा। एक बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दूसरे नियम के लिए आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस दूसरा नियम के लिए आवश्यक क्या है? वोल्टामीटर। क्या आवश्यक है दोस्तों? वोल्टामीटर पात्र आवश्यक चाहिए, क्योंकि ये घोल वोल्टामीटर में ही भरेंगे। तो उसमें वोल्टामीटर उत्तर था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो दूसरे नियम के लिए क्या आवश्यक है? वोल्टामीटर। तो ये बहुत सारे सेलों पे लगता है, तो दूसरी बात है अनेक सेलों पे लगता है दोस्तों। तो अब ये थे इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला नियम। दूसरा नियम हेराडे ने दिए थे। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के उपयोग, विद्युत विश्लेषण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के उपयोग अपन कहाँ कहाँ करते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो पहला उपयोग है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस के उपयोग के बारे में बात करें तो पहला उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस के उपयोग, इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत इस क्रिया के उपयोग क्या होते हैं? तो पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहला किसमें है दोस्तों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसे कि अपन विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये क्या होता है? घटिया वस्तु पर अच्छी वस्तु की परत चढ़ाना, अच्छी धातु की परत चढ़ाना, ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है दोस्तों। जैसे अपन कहते हैं भाई झाड़ फिरवा लिया सोना का चांदी का, तो ये घटिया धातु पर या घटिया वस्तु पर अच्छी धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो अपन को आवश्यक है दोस्तों, धातुओं पर कीमती धातुओं की परत चढ़ाना विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। और इसके लिए अपन को डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है, कम करंट, कम वोल्टेज उच्च करंट, डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। और डीसी सप्लाई कैसी चाहिए दोस्तों? कम वोल्टेज और उच्च करंट की चाहिए। कैसी चाहिए? कम वोल्टेज उच्च करंट की चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो जिस वस्तु पे परत चढ़ानी है उसको साफ, उसकी सबसे पहले क्या करते हैं? सफाई करते हैं। सफाई मतलब एसिड से धो देते हैं, एसिड स्नान भी कह सकते हैं। सफाई करते हैं, उसके बाद उस पर परत चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उस पर विद्युत लेपन करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं दोस्तों। और विद्युत लेपन के बाद अपन उसकी बफिंग करते हैं। क्या करते हैं? बफिंग, उसको सुखाते हैं। तो एक बार लाइनमैन में क्वेश्चन पूछा गया था, बफिंग में, बफिंग क्या है? एक हवा देंगे, हवा देते हैं, तेज हवा, तेज हवा देना उस वस्तु को बफिंग कहलाता है, जिसे उसी से तो उसकी परत सूखेगी। तो तेज हवा में जो बफिंग में जो मोटर प्रयुक्त की जाती है उसकी गति होती है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी गति क्या होगी? उच्च। तेज हवा किससे मिलेगी? जब मशीन की गति क्या होगी? मशीन की गति उच्च गति पे मशीन या पंखा चलेगा, उच्च मशीन की गति उच्च होगी, तभी तो तेज हवा आएगी। तो बफिंग में प्रयुक्त मशीन की गति होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बफिंग में प्रयुक्त मशीन की गति होती है, तो क्या होगी? उच्च होगी दोस्तों। तो पहला उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और दूसरा उपयोग होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, और दूसरा उपयोग होता है धातुओं का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, धातुओं का शुद्धिकरण।
दूसरा उपयोग है इसका धातुओं का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल। और तीसरा उपयोग है दोस्तों इसका विद्युत मुद्रण, विद्युत मुद्रण। चौथा उपयोग होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, धातु शोधन, धातु निष्कर्षण और इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटर। जो कैपेसिटर बनाते हैं इसमें दो चालक प्लेटों के बीच में यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भर के, घोल भर के भी अपन कैपेसिटर बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया का उपयोग कर सकते हैं अपन। तो दोस्तों ये था आज इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेल, सेल क्या होता है, फिर बैटरी पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।